नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जो बजट की समीक्षा करेंगे। चलिए मिलते हैं आदर्श मिश्रा जी से। नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार सर। मिश्रा जी, जैसा कि आज बजट आया है उस पर तो अपन चर्चा करेंगे ही। आप छोटा सा अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। खरे साहब, पहले ही मुलाकात हो चुकी है हमारे इस बारे में। मैं आदर्श मिश्रा हूँ और मैं पिछले 17 साल से इसी फील्ड में हूँ, फाइनेंस में। और आज की डेट में क्या है कि हम यहाँ निवेशकों को सलाह देते हैं कि कैसे निवेश करना चाहिए, उनके फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल गोल के बारे में कि उनका जानकारी देते हैं। आज जो बजट आया है विकसित भारत नाम से, तो विकसित भारत के बजट को आप अपने किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए क्या है खरे साहब कि जब विकसित की बात करते हैं, पहले बात थी विकासशील की, फिर आत्मनिर्भर की बात आई, आज विकसित की बात आ रही है। तो हमारा फोकस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं उन पर। फिर आता है आपका क्या, अन्नदाता पर। विकसित का मतलब ही कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, तो ज़्यादा फोकस है अन्नदाताओं पर, गरीबों पर। तो गरीब जो बीपीएल में हैं वो कैसे ऊपर आएंगे, और हमारे युवा साथी जो हैं उन्हें रोजगार परक शिक्षा मिले और रोजगार मिले, इस पर फोकस है। प्लस ये सब चीज़ अधूरी है बिना महिलाओं की, तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी की गई है। तो ये 4 जो मुख्य उसके बिंदु हैं, अन्नदाता, गरीब, युवा और महिला, इन पर फोकस किया गया है। इसके साथ साथ आगे मेरा सवाल ये है मिश्रा जी कि आम आदमी को इस बजट से उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है? हाँ, आपका बहुत अच्छा सवाल है इस पर, क्योंकि बजट जब भी सरकार का होता है तो बजट खास नहीं होता है, बजट आम आदमी के लिए ही होता है। क्योंकि जो हमारे बड़े लोग हैं वो तो पैसा कमा लेते हैं, नीचे के लोगों को किस तरीके से हम ऊपर उठाएं, कई बार वो हमारी जिम्मेदारी भी होती है, कई बार हमारी मजबूरी भी होती है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले हमारा प्राथमिक चरण क्या है, अन्नदाता। इस बजट में सबसे ज़्यादा जो पैसा दिया है वो एग्रीकल्चर को फोकस किया है। रक्षा के बाद जी, रक्षा क्या होता है, रक्षा नॉर्मली हर कंट्री में सबसे बड़ा बजट होता है, उसी के हिसाब से हमारा भी देश की सुरक्षा को मद्देनजर तो वो बजट तो हमेशा रहता है। लेकिन उसके बाद जो दूसरी बड़ी प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, वो है किसानों की। तो किसानों के लिए इस बार उन्होंने खास तौर से जो ऑयल सीड है, हम आप देख रहे हैं खाने के तेल की बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत महंगाई बढ़ रही है, उस पर गवर्नमेंट ने विशेष तौर से पे इनको सब्सिडी भी दी है और भी चीज़ें की हैं, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। तो इसके बाद है ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने की बात की है। हमारी सरकार, हमारा देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहता है। इसके लिए सरकार तीनों ऊर्जाओं पर ध्यान दे रही है। न्यूक्लियर एनर्जी पर बात कर रही है, हाइड्रो पावर पर बात कर रही है, सोलर एनर्जी पर बात कर रही है। इस बार हम एनर्जी स्टोरेज के बारे में बात करिए तो नई चीज़ है। और इसी के साथ साथ सरकार ने एनटीपीसी और बीएचईएल के साथ मिल करके 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट भी बनाया है, जिसका काफ़ी अच्छा पैसा एलोकेट किया है, तो वहाँ पर भी हम देंगे। युवाओं की रोजगार की बात रही है तो सरकार ने इस बार कहा है कि जो 500 बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर जो नए बच्चे आए हैं उनको इंटर्नशिप मिलेगी। उस पर उन्होंने 5,000 रुपये का उनका स्टाइपेंड रखा हुआ है और 6,000 रुपये उनको वन टाइम दिया है। तो उसके साथ साथ जो ईपीएफओ का कॉन्ट्रीब्यूशन है 3,000 रुपये, वो सरकार उन पर करेगी। तो रोजगार को बढ़ाने के लिए उन्होंने कॉर्पोरेट जगत का बहुत ज़्यादा योगदान मांगा है। इसके लिए जो कॉर्पोरेट हैं, जो कंपनी है, उनके सीएसआर फंड को भी इस्तेमाल करने की बात उनसे कही है। तो युवाओं को क्या है, रोजगार मिलेगा। तो तीसरी इनकी प्रायोरिटी है बजट में, वो दिया है इन्होंने इसके बारे में कि हम एजुकेशन और स्किल पर फोकस करेंगे। अगर हम इनके एक्सपेंडिचर की बात करें तो डिफेंस को दिया है 4,54,000 करोड़ के आसपास। रूरल डेवलपमेंट आप बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहाँ 2,65,000 करोड़ दिया है। एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ को 1,51,000 करोड़ दिया है। फिर उन्होंने होम अफेयर्स को दो और एजुकेशन के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट पर, रोजगार परक जो एजुकेशन है उस पर 1,25,000 करोड़ दिया है। तो उन्होंने युवाओं को कि रोजगार के लिए इस बार काफ़ी ध्यान दिया है। और आईटी टेलीकॉम के लिए
इनोवेशन आइडिया लाने के लिए इन्होंने इस बार 1,16,000 करोड़ दिया है, जिससे कि हमारी जो लाइफ है वो थोड़ा अच्छी हो, सस्टेनेबल लिविंग। अगर हम इसको अपनी भाषा में बात करें तो डेवलप्ड इंडिया, सस्टेनेबल लिविंग और फिनटेक, ठीक है, फिनटेक पर बात की गई है। इसीलिए इन्होंने इसमें 1,16,000 करोड़ के आसपास का पैसा दिया है, जिसमें 1 लाख करोड़ दिया इनोवेशन के लिए, और उसके बाद जो पैसा दिया करीब 1,200 करोड़ दिया है इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए दिया है। ये इनका फोकस रहा। हेल्थ पर उन्होंने बात किया है। हेल्थ पर बात करने के लिए उन्होंने कैंसर की कुछ दवाएं हैं जिनको टैक्स फ्री किया है, तो वहाँ पर भी लोगों को अपना कैंसर की दवाओं पे राहत मिलेगी, और उनको बहुत खर्चा होता है तो वहाँ पर भी उन्हें छूट मिलेगी। इस पर बात किया है। अब आ गई बात हमारे इंडिविजुअल टैक्स पर कि हमारे जेब में कितना आया, हमारे जेब से कितना लिया। दो चीज़ें हैं। तो जब सरकार कोई मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाती है तो उस पर खर्च आता है, उस खर्च करने के लिए पैसा हमसे ही लेती है। तो इन्होंने प्रोविज़न किया है कि पैसा कहाँ से आएगा हमारे पास, उन्हीं सरकार के पास कहाँ से आएगा। इनकम टैक्स के से लगभग 19% का सरकार को रेवेन्यू मिलता है, और एक्साइज ड्यूटी से 5% मिलता है, जीएसटी से 18% आता है, जो कॉर्पोरेट टैक्स है वहाँ से इनको मिलता है लगभग 17%। कस्टम और नॉन डेट कैपिटल इनको मिलाकर देखें तो करीब 15% के आसपास है। 27% स्टिल गवर्नमेंट के पास बोरोइंग है, जहाँ पर सरकार ना लगभग 16 लाख करोड़ के आसपास का बोरो कर रही है। अब ये जब खर्च में जाएगा तो उसी हिसाब से खर्च पर भी है। पेंशन है जो सरकार की लायबिलिटी है, अदर एक्सपेंडिचर है, सेंटर स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है वहाँ पर है, आपको है फाइनेंस पर है, और जो सेंट्रल की जो स्कीम है वहाँ पर 16%, 19% लायबिलिटी सरकार के पास इंटरेस्ट की है। इस वजह से इन्होंने थोड़ा सा आम पब्लिक के जेब में हाथ डाला है, कहीं फ़ायदा दिया है। डायरेक्ट टैक्स में उन्होंने फ़ायदा क्या दिया है कि जो उनका स्टैंडर्ड रेफरेंस था 50,000, उसको बढ़ा के कर दिया 75,000, तो 25,000 रुपये वहाँ मामूली राहत है, उनको फ़ायदा दिया है, थोड़ा सा राहत दिया है। दूसरी बात आती है कि जो कैपिटल गेन है उस पर उन्होंने कहीं पर जो इक्विटी कैपिटल गेन है उस पर पहले 1 लाख रुपये एग्जाम था, अभी 1,25,000 कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ एक दर्द भरी बात किया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15% से बढ़ा करके 20% कर दिया है, तो 5% का ये प्रॉफिट हिट करेगा हमारे आपके जेब में जो प्रॉफिट हमें मिलता था। इसी के साथ साथ जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो पहले की 10% हुआ करता था, अभी उसको 12.5% कर दिया है। तो इसमें निवेशकों के जेब में उनके जो पैसे आ रहे हैं उस पर कट लगा है। जी, अब मेरा अगला सवाल है कि निवेशकों के लिए इस बजट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, निवेशक को हमेशा अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। हमारे हिसाब से ये है कि हमें जहां अधिक से अधिक फायदा मिले, कम से कम लायबिलिटी दिखे, वहाँ निवेश करना चाहिए। तो आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन सारी जगहों पे सरकार का विशेष फोकस है। तो निवेशक जो ऐसे निवेशक हैं जो एमएसएमई कंपनी बनाए काम करना चाहते हैं, वो एमएसएमई बनाएं, उस पर सरकार ने गारंटी दिया हुआ है, उस पर काम करें। और जो म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं, जो इक्विटी मार्केट के निवेशक हैं, वो भी थोड़ा सेक्टर के हिसाब से ध्यान दें कि जैसे सरकार का ध्यान है एनर्जी पर, सरकार का ध्यान है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सरकार का ध्यान है एजुकेशन पर, और इस बजट में सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है कंजम्पशन पर कि अगर एग्रीकल्चर को पैसा देंगे तो वहाँ से कंजम्पशन बढ़ेगा। तो इन सारी स्कीमों की तरफ निवेशकों का रुझान होना चाहिए, और बिना किसी भी एक्सपर्ट एडवाइस के निवेश करना कई बार अच्छा नहीं होता, खतरे का सौदा हो सकता है। मेरा अगला सवाल है मिश्रा जी, निवेशकों को, चूँकि आप निवेश मुद्दों से जुड़े हुए हैं, तो निवेशकों को आप जो मशवरा आप देना चाहें सरल भाषा में, वो क्या होगा? निवेशकों को बाजार का ध्यान रखना चाहिए, और जहाँ जहाँ सरकार का अलाइनमेंट है, जो जहाँ सरकार खर्च कर रही है वहीं पर निवेश करें। मैं निवेशकों से आग्रह करूँगा कि वो जब कभी भी निवेश करना है ना, तो एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर करें। तो जैसे सीए की तरफ से भी लें और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से, कहाँ हम ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। तो उनको आज की डेट में अगर हम फंड की बात करें तो इंफ्रा है, पावर है, आपका मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। और अगर निवेशक थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, उन्हें इसका आइडिया नहीं है, तो अभी मार्केट में बहुत सारी स्कीम्स हैं। जैसे एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आता है,
जिसमें ऑटोमेटिक इक्विटी डेट होल्ड का एलोकेशन रहता है। तो अगर ऐसे निवेशक हैं जिन्हें थोड़ा सा कम रिटर्न चाहिए लेकिन चारों का फ़ायदा एक साथ लेना है तो मल्टी एसेट एलोकेशन की तरफ जा सकते हैं। उसमें इक्विटी डेट का भी रेशियो मेंटेन रहता है, ये भी उनके लिए अच्छा होगा। एफडीआर से थोड़ा सा अवॉइड करें, अगर ज़रूरत नहीं है पैसे की, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो आप फिक्स डिपॉजिट में आप पैसा आप रख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने पैसे को चारों बकेट में रखें, एक जगह रखने से नुकसान कभी हो सकता है। तो एज एन फाइनेंशियल एक्सपर्ट मैं सलाह दूंगा कि वो पैसे को हर जगह बराबर रखें, कैपिटल गेन का ध्यान जरूर रखें और अगर नई बात समझ में आती है तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें। हमारे ऑफिस में आ सकते हैं वो, अभी हमारा नंबर और मेल आईडी आपको डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल पर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा की बेसिक काम है सलाह देना। तो आप सबका स्वागत है। तो ये थे आशीष आदर्श मिश्रा जी, जो बजट के बाद निवेशकों के लिए एक मशवरा दे रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।